Hey everyone, welcome back to my channel. I am Nidhi Dhankad and today in this video we'll be covering the unit 4, the last unit of our computer network subject. हमने पहली 3 यूनिट्स में पहली 3 OSI मॉडल की लेयर्स को डिस्कस करा है और अब यूनिट 4 में हम अपर मोस्ट 4 लेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं. तो हम इन सभी लेयर्स के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और साथ में जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसके फंक्शंस और प्रोटोकॉल्स दोनों को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट इनटू इट. स्टार्टिंग विद द ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी OSI मॉडल की 4th लेयर है एंड ये लेयर हमारा बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर इफेक्टिव डेटा ट्रांसफर. हमारा डेटा अच्छे से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे ओवर द नेटवर्क ट्रांसफर हो सके वो चीज हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर मैनेज करती है. जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको हम कोर ऑफ इंटरनेट मॉडल भी कहते हैं. कोर ऑफ इंटरनेट मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इंटरनेट मॉडल बेसिकली डेटा को शेयर करने के लिए ही बनाया गया है. अगर हम डेटा को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, रिसोर्सेज एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो इंटरनेट का कोई पर्पज ही नहीं बचा. तो अच्छे से अगर डेटा ट्रांसफर ही नहीं होगा तो इंटरनेट मॉडल का कोई बेस नहीं बचेगा. दैट्स व्हाई डेटा ट्रांसफर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरनेट मॉडल एंड ट्रांसपोर्ट लेयर मैनेजेस डेटा ट्रांसफर, सो इट इज नोन एज द कोर ऑफ द इंटरनेट मॉडल. तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शंस को. हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो हमारा सबसे पहला फंक्शन परफॉर्म करता है कि वो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन करता है. अब इसका क्या मतलब हुआ? हमारे नेटवर्क पे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर अलग अलग एप्लीकेशंस, अलग अलग प्रोसेसेस रन हो रहे हैं एंड ड्यूरिंग ये जो प्रोसेसेस रन हो रहे हैं ये आपस में डेटा को कम्युनिकेट करते हैं एज पर देयर नीड्स. तो इन प्रोसेसेस, लेट अस सपोज यहाँ एक प्रोसेस चल रहा है, यहाँ दूसरा प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेसेस आपस में डेटा को शेयर और रिसीव कर रहे हैं. सो ये जो चीज है, okay, the delivery of data between specific applications या फिर processes running on different devices in a network is managed by the transport layer. This is known as process to process communication. इसके बाद हमारा सेकंड फंक्शन है एड्रेसिंग. एड्रेसिंग मेनली आप इस तरह से समझ सकते हो दैट यू आर गिवन योर घर का एड्रेस एंड आपके कॉलेज का एड्रेस, ठीक है, एंड देन यू आर टॉट कि आपको आपका घर यहाँ है, इस एड्रेस पे आपका घर है, आपको यहाँ से निकलना है और कॉलेज का एड्रेस ये है, आपको कॉलेज तक पहुंचना है. ओके, एंड वापस कॉलेज से आप घर कैसे आओगे? उस एड्रेस के थ्रू आओगे. तो इस तरह से हम एड्रेसिंग वाले सिस्टम को यूज करके क्या करते हैं, अपने डेटा पैकेट्स को ये बताते हैं कि उनका कहां से कहां तक ट्रैवल करना है. ओके, तो एड्रेसिंग बेसिकली रिप्रेजेंट्स कि हमारे पास लेट अस सपोज 2 डिवाइसेस हैं, द सेंडर एंड द रिसीवर, ठीक है. इन दोनों पे प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, ठीक है. ये हमारा प्रोसेस रन हो रहा है दोनों डिवाइसेस पे. अब ये जो प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों डिवाइसेस क्या है, एक नेटवर्क के अंदर है. तो ये जो प्रोसेसेस हैं इनके पास अपना एक यूनिक पोर्ट नंबर होता है. ओके, इस यूनिक पोर्ट नंबर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से डिवाइस पे क्या प्रोसेस रन हो रहा है, ठीक है. अब ये जो पोर्ट नंबर है, हम डेटा पैकेट्स को ये पोर्ट नंबर और साथ में IP एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. अब जब पोर्ट नंबर और IP एड्रेस साथ में होते हैं तो हम उसको सॉकेट कहते हैं. अब ये जो हमारा सॉकेट बना है जो कि हम डेटा पैकेट को प्रोवाइड करते हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है डेटा पैकेट को कि हमें एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन पे, कौन से प्रोसेस पे जाना है, ठीक है. तो द सॉकेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर. इट यूनिकली आइडेंटिफाइज द प्रोसेस ऑन द नेटवर्क, ठीक है. तो एड्रेसिंग से हम बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा प्रोसेस पे हमें डेटा को भेजना है और कहाँ से रिसीव करना है. अब जो हमारे पोर्ट नंबर्स है वो 3 टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट वन इज वेल नोन पोर्ट्स. वेल नोन पोर्ट्स हमारे सर्वर प्रोसेसेस में यूज होते हैं और ये हमारे परमानेंट पोर्ट नंबर्स होते हैं, ठीक है. जो सर्वर साइड के प्रोसेस है उनको हम परमानेंटली एक पोर्ट नंबर असाइन करते हैं, वो चेंज नहीं होते. रजिस्टर्ड पोर्ट्स वो पोर्ट नंबर्स होते हैं जो कि हमारे कभी असाइन नहीं किए जाते हैं, ठीक है. फिर हमारा होता है डायनामिक पोर्ट्स. डायनामिक पोर्ट्स हम क्लाइंट प्रोसेसेस के साइड पे असाइन करते हैं फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस और ये हमारे टेम्पररी होते हैं. मतलब अभी किसी डिवाइस को दिया हुआ है, उसका कनेक्शन, उसका काम खत्म हो गया तो वही पोर्ट नंबर हम किसी और डिवाइस को भी असाइन कर सकते हैं. दे आर टेम्पररी पोर्ट नंबर्स. ये हमारा था एड्रेसिंग वाला पार्ट. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फीचर है या फंक्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर का वो आता है इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन. इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि जो हमारा डेटा पैकेट है जिसको हमने सॉकेट प्रोवाइड किया गया है, IP एड्रेस और पोर्ट नंबर, उसके साथ हम उस डेटा पैकेट को हेडर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. कि सो एडिंग हेडर टू द डेटा पैकेट एट सेंडर एंड. जब वो डेटा पैकेट सेंडर के पास होता है तो हम उसे एक हेडर प्रोवाइड करते हैं एंड वो उस हेडर के थ्रू अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है.
और इसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। द प्रोसेस ऑफ एडिंग हेडर टू द डेटा पैकेट एट सेंडर्स एंड इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। और जब ये डेटा पैकेट हमारे रिसीवर पे पहुंच जाता है तो रिसीवर क्या करता है, उस हेडर को रिमूव करता है और साथ में वो जो डेटा है उसको डेस्टिनेशन एप्लीकेशन तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये जो काम है हेडर डालने का, हेडर रिमूव करने का, ये भी हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर मैनेज करती है। ओके, इसके बाद हमारा आता है मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि लेट अस सपोज हमारे पास दो साइड्स हैं, क्लाइंट साइड और हमारी सर्वर साइड। ठीक है, अब इन पे क्या है, हमारी क्लाइंट साइड में बहुत सारे डिवाइसेस हो सकते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस हो सकते हैं जो डेटा को सेंड करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं। एंड सेम सर्वर साइड पे भी बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं जो कि उस डेटा शेयरिंग में काम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब हमारे इतने सारे चैनल्स हैं, अब इनको हम अलग अलग भेजेंगे तो बहुत सारे हमारे नेटवर्क केबल्स लगेंगे, बहुत सारे कनेक्शन एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। तो इतने सारे कनेक्शन हमें एस्टेब्लिश ना करने पड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। और मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है कंबाइनिंग डिफरेंट चैनल्स इनटू अ सिंगल चैनल। ओके, बहुत सारे डिवाइसेस थे, इन सबके चैनल्स हमने कलेक्ट किए, हमने इनको बंडल अप करके एक सिंगल चैनल में कन्वर्ट कर दिया और अब ये सारे चैनल्स एक साथ ट्रांसमिट होंगे टू द रिसीवर। अब ये जो बंडलिंग थी इसको हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, अब जब रिसीवर साइड पे हमारे सारा डेटा पहुंच चुका है तो रिसीवर क्या करता है, इन सभी बंडल्ड अप चैनल्स को सेपरेट कर देता है और जो चैनल जहां पहुंचाना होता है, जो डेटा जहां पहुंचाना होता है उस डिवाइस के पास पहुंचा देता है। तो ये जो सेपरेशन है ऑफ ऑल दी चैनल्स इनटू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, इसको हम कहते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो ये हमारा जो बंडलिंग ऑफ चैनल्स था उसको मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, सेपरेशन ऑफ चैनल्स को कहते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग। ये वाला काम भी हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर ही परफॉर्म करती है। इसके बाद हमारा आता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल बेसिकली हमारा होता है कि किस स्पीड से हम डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे ट्रांसफर कर रहे हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका जो सेंडर है वो बहुत फास्टली डेटा को क्रिएट कर रहा है और उसको सेंड कर रहा है, बट जो रिसीवर है वो हमारा बहुत स्लो है, वो इतना जल्दी से सारे डेटा को रिसीव नहीं कर पा रहा है। तो इस सिचुएशन में हम स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करते हैं, दैट इज नोन एज फ्लो कंट्रोल। तो ये भी हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर ही मैनेज करती है। इसके बाद हमारा आता है एरर कंट्रोल। हमारा जो डेटा ट्रांसमिशन है उसमें कोई भी एरर आ सकता है, कोई डेटा पैकेट लॉस्ट हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है, खराब हो सकता है। तो इस चीज को हमें डिटेक्ट करना, एरर को डिटेक्ट करना और करेक्ट करना भी हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर मैनेज करती है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है कि ट्रैक रखती है हर डेटा पैकेट का कि कौन सा डेटा पैकेट कहाँ पहुंचा, कैसे नहीं पहुंचा एंड ऑल ऑफ दैट। तो अगर उसमें कोई लॉस्ट पैकेट है, कोई डेटा पैकेट लॉस्ट हो गया है, तो हम उसको दोबारा सेंड करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर उसको दोबारा सेंड करती है। अगर कोई पैकेट डुप्लीकेट हो गया है तो हम उसको डिस्कार्ड करते हैं एंड आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स को हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर बफर कर देती है एंड इससे हमारा जो डेटा एरर है वो कंट्रोल हो जाता है। सो दिस इज एरर कंट्रोल इन आर। नेक्स्ट इज कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल में क्या होता है कि हम नेटवर्क को ओवरलोड होने से बचाते हैं। ठीक है, द टेक्निक्स यूज्ड टू कंट्रोल द डेटा ट्रांसफर लोड बिलो द नेटवर्क कैपेसिटी इज नोन एज कंजेशन कंट्रोल। हमारा फ्लो कंट्रोल में क्या था कि हमारा सेंडर या रिसीवर पर्टिकुलर डिवाइस ओवरलोड होता है, बट कंजेशन कंट्रोल में हमारा नेटवर्क ओवरलोड हो जाता है। हमारे नेटवर्क की एक सेट स्पीड होती है, एक सेट कैपेसिटी होती है एंड उस कैपेसिटी के अंदर अंदर हमें नेटवर्क जो डेटा है वो ट्रांसफर करवाना होता है। अगर हमारे उस कैपेसिटी से ज्यादा डेटा ट्रांसफर होगा तो नेटवर्क ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस नेटवर्क ओवरलोडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम कंजेशन कंट्रोल का यूज करते हैं। कंजेशन कंट्रोल हमारे दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज ओपन लूप एंड क्लोज लूप। ओपन लूप क्या होता है कि जब हम कंजेशन को होने से पहले ही प्रिवेंट कर लें, मतलब अभी नेटवर्क ओवरलोड हुआ नहीं है, उससे पहले ही हम उसको कंट्रोल कर लें। ठीक है, क्लोज लूप होता है कि जब हम कंजेशन होने के बाद उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं कि हमारे सेंडर ने डेटा भेज दिया है, बहुत सारा नेटवर्क ओवरलोड हो चुका है और अब हम उसके टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं टू प्रिवेंट द ओवरलोड। ठीक है, तो ये हमारा था कंजेशन कंट्रोल। इसके बाद आप एक बार ये पिक्टोरियल डायग्राम देख सकते हैं, इसमें मैंने बताया है, लेट्स सी, तो ये है हमारा क्लाइंट साइड, सर्वर साइड। ठीक है, जो हमारे क्लाइंट साइड है उस पर आप देख सकते हो बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बहुत सारे प्रोसेसेस है दोनों साइड पे। तो इन सभी प्रोसेसेस को, इन सभी डिवाइसेस को हमारी एप्लीकेशन लेयर मैनेज करती है।
ठीक है, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन लेयर जो है वो मैनेज कर रही है। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, एप्लीकेशन लेयर इन सभी प्रोसेसेस से, डिवाइसेस से डेटा को लेती है और ट्रांसपोर्ट लेयर को प्रोवाइड कर देती है, ट्रांसपोर्ट लेयर को फॉरवर्ड कर देती है। ट्रांसपोर्ट लेयर उसके बाद क्या करता है, उसका पोर्ट नंबर एड्रेसिंग जो अपने फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। तो फर्स्ट पोर्ट नंबर एड्रेस कर देता है, उसको हेडर दे देता है, इनकैप्सुलेट कर देता है, मल्टीप्लेक्सिंग परफॉर्म करता है, एरर चेक करता है, फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल, अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। फिर उसके बाद वो उस डेटा को नेटवर्क लेयर के थ्रू ट्रांसमिट करवा देता है इन फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। और उसके बाद एट द रिसीवर एंड फिर से हमारे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो डीमल्टीप्लेक्सिंग करती है, सभी चैनल्स को सेपरेट करती है और साथ में जो हेडर हमने प्रोवाइड किया था उसको रिमूव करती है, जिसको हम कहते हैं डीकैप्सुलेशन। अब ये हमारा डीकैप्सुलेशन और डीमल्टीप्लेक्सिंग होने के बाद हमारा रो डेटा अपने रिस्पेक्टिव रिसीवर्स के पास पहुंचा दिया जाता है अगेन बाय द एप्लीकेशन लेयर। तो ये हमारा मेन वर्किंग होता है ऑफ दीज 3 layers। This was about the function of transport. Now moving to the protocols of transport layer. हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर पे 3 प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। द यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड एससीटीपी द स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। इन सभी के हम सर्विसेज और फंक्शंस पढ़ेंगे जो कि ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो आई हैव मेड अ टेबल हियर एंड इसमें आप सभी ये जो प्रॉपर्टीज है आप इनको सर्विसेज में भी इंक्लूड कर सकते हो और फंक्शंस में भी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द रिलायबिलिटी कि कितना रिलायबल है हमारा जो डेटा है, वो कितना एक्यूरेटली ट्रांसफर हो सकता है यूजिंग विच प्रोटोकॉल। तो इस केस रिलायबिलिटी के केस में हमारा यूडीपी बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। यूडीपी में हमारा डेटा को अच्छे से ट्रैक नहीं किया जाता और डेटा लॉस हो सकता है। टीसीपी और एससीटीपी में हमारा डेटा को अच्छे से ट्रैक किया जाता है एंड दे आर रिलायबल। नेक्स्ट इज हमारा डेटा पैकेट का टाइप कैसा है। तो यूडीपी में हम डेटाग्राम्स के डेटा पैकेट को यूज करते हैं, टीसीपी में हम सेगमेंट्स को यूज करते हैं एंड एससीटीपी में हम कंप्लीट मैसेज को एक टाइम पे ट्रांसफर करवाते हैं। जो हमारा डेटाग्राम है उसका स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। ओके तो हमारा डेटाग्राम कंसिस्ट करता है एक हेडर को जो कि हम इनकैप्सुलेशन के टाइम पे प्रोवाइड करते हैं एंड उसके साथ में जो हमें डेटा उसको ट्रांसफर करवाना है। सो दिस इज यूडीपी डेटा एंड हेडर। जो हमारा हेडर है वो हमारे 4 पॉइंट्स को कंसिस्ट करता है। सबसे पहले हेडर में हमारा सोर्स पोर्ट नंबर होता है, उस प्रोसेस का पोर्ट नंबर जो कि सेंड कर रहा है उस डेटा पैकेट को। फिर हमारा होता है डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर कि जिस प्रोसेस के पास हमें भेजना है उस डेटा पैकेट को, उस प्रोसेस का पोर्ट नंबर। फिर हमारा आता है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ ऑफ डेटा कंसिस्ट करती है कि ये जो डेटाग्राम है इसमें हेडर और यूडीपी डेटा दोनों को मिला के उसकी लेंथ क्या है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ट्रांसमिशन के थ्रू कोई डेटा लॉस हो जाए उसमें से। सो वी मैनेज कीप ट्रैक ऑफ टोटल लेंथ। और हम एक चेकसम भी इसमें इंक्लूड रखते हैं। चेकसम क्या करता है कि एक्यूरेसी चेक करता है। जब हमारा डेटाग्राम रिसीवर पे पहुंच चुका है तब वो क्या करेगा, वो चेकसम को चेक करेगा और उस चेकसम उसको प्रोवाइड करेगा कि ये हमारा सेंडर एंड पे ये हमारा हेडर की लेंथ थी, ये हमारे यूडीपी डेटा की लेंथ थी। एंड अब आप चेक करो कि क्या वो चीज रिसेंट वाले यूडीपी डेटाग्राम की लेंथ को मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अगर सेंडर पे जो लेंथ थी और रिसीवर पे जो लेंथ है वो डिफरेंट है तो वो चीज ये शो करती है कि हमारे डेटा का लॉस हुआ है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। तो चेकसम हमारा एरर चेकिंग में, एरर डिटेक्शन में हेल्प करता है। ये हमारा डेटाग्राम का स्ट्रक्चर था। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ सकते हैं, दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड कि हमारा जो डेटा ट्रैवल हो रहा है यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, उसमें उसको एक वर्चुअल पाथ की जरूरत होती है या नहीं होती। तो जब हमारे यूडीपी की बात है तो यूडीपी में हमारे जो डेटा पैकेट्स हैं वो अलग अलग रास्ते के थ्रू, अलग अलग चैनल्स के थ्रू अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। तो इसमें हम कोई भी एक पर्टिकुलर पाथ सेटअप नहीं करते हैं। सो दिस इज कनेक्शन लेस। टीसीपी में और एससीटीपी में दोनों में हमारे पास एक पर्टिकुलर पाथ सेटअप होता है एंड उसी के थ्रू हमारे जो डेटा पैकेट्स है वो ट्रेवल करते हैं। इसके बाद हमारा आता है डेटा फॉर्मेट। डेटा फॉर्मेट ऑर्डर्ड है या नहीं है। तो यूडीपी में क्योंकि हम डेटा पैकेट्स को है ना इंडिपेंडेंटली सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो दैट इज अनऑर्डर्ड। टीसीपी और एससीटीपी में हम क्या करते हैं कि डेटा पैकेट्स को एक पर्टिकुलर पाथ के थ्रू कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट में उसको ट्रांसफर करते हैं एंड दे आर ऑर्डर्ड। ठीक है कि पहला क्रिएटेड डेटा पैकेट पहले जाएगा, दूसरा क्रिएटेड दूसरे नंबर पे जाएगा। तो जो डेटा पैकेट्स है वो प्रॉपरली ऑर्डर्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रीम। जो हमारे डेटा पैकेट्स हैं वो यूडीपी में, जो डेटाग्राम वाले में
इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करते हैं तो इसमें कोई भी स्ट्रीम नहीं होती, क्योंकि हर पैकेट डिफरेंट पाथ को चूज करता है, तो देयर इज नो स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब कॉन्टिन्यूस फ्लो। तो अगर इंडिपेंडेंटली अलग अलग पैकेट अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं तो कोई फ्लो ही नहीं बना। सो दिस इज यूडीपी हैव नो स्ट्रीम। जो हमारा टीसीपी है वो हमारे डेटा पैकेट्स को बाइट बाय बाइट ट्रांसफर करवाता है, एंड इन अ स्ट्रीम कंटिन्यूस फ्लो तो हमारा टीसीपी बाइट स्ट्रीम को यूज करता है, और जो हमारा एससीटीपी है वो मल्टीपल स्ट्रीम्स को यूज करता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज पाथ। जो हमारा यूडीपी है, यूडीपी में हमारा डेटाग्राम डिफरेंट पाथ्स को फॉलो करता है, सो देयर इज नो स्पेसिफिक पाथ। हमारा टीसीपी के अंदर जो डेटा पैकेट्स हैं उनको हम सेगमेंट बोलते हैं, एंड ये जो सेगमेंट्स हैं ये सेम पाथ के थ्रू ट्रेवल करते हैं इन अ बाइट स्ट्रीम। अब जो हमारा एससीटीपी प्रोटोकॉल है उसमें हमारे पास बहुत सारे पाथ्स अवेलेबल होते हैं, और अगर कोई ऐसा केस हो कि एक पाथ काम नहीं कर रहा तो हम दूसरे पाथ के थ्रू उस डेटा को ट्रेवल करवाते हैं। और ये जो हमारे पास बहुत सारे पाथ्स हैं अपने डेटा को ट्रैवल करवाने के लिए, तो उसको हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पाथ्स, या फिर हम इसको मल्टी होमिंग भी कह सकते हैं। ओके, व्हेन वी हैव अ ग्रुप ऑफ पाथ्स to deliver a particular data from one client to the another server, तो उसमें हम उसको एसोसिएशन या मल्टी होमिंग कहते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास दो पाथ्स हैं, ठीक है। अगर एक पाथ काम नहीं कर रहा तो हम दूसरे को यूज कर लेंगे, वो दूसरा काम नहीं कर रहा तो हम तीसरे को यूज कर लेंगे। दिस वे द थिंग गोज। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेटा फ्लो का। जो हमारा यूडीपी है उसमें हम ऑब्वियसली सिर्फ डेटा पैकेट्स को अलग अलग रास्ते से ट्रांसफर करवा रहे हैं, तो इट हैज़ नो डुप्लेक्स। और इसके बाद हमारा आता है टीसीपी और एससीटीपी। एससीटीपी में और टीसीपी में हमारा फुल डुप्लेक्स डेटा फ्लो होता है। इसका फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है कि डेटा सेम टाइम पे सेंड भी हो रहा है और सेम टाइम पे हम डेटा को रिसीव भी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन, मतलब कि हम हेडर को सेंडर्स एंड पे हम डेटा पैकेट को हेडर प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एंड रिसीवर एंड पे उसको रिमूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। तो हमारे ये तीनों प्रोटोकॉल्स इनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन को सपोर्ट करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग को सपोर्ट करते हैं। एरर कंट्रोल के लिए हमारा टीसीपी और एससीटीपी दोनों के पास अपना खुद का एरर चेकिंग सिस्टम होता है, और जो यूडीपी है उसके पास हमारे सिर्फ चेकसम होता है। चेकसम हमने डेटाग्राम के स्ट्रक्चर में पढ़ा, जो कि रिसीवर एंड पे डिटेक्ट करता है कोई एरर है या नहीं है। ओके, सो दिस वाज एरर कंट्रोल। इसके बाद जो हमारा फ्लो कंट्रोल है, ठीक है, ताकि कोई डिवाइस ओवरलोड ना हो जाए, वो हमारा यूडीपी मैनेज नहीं करता है। यूडीपी क्योंकि डेटा पैकेट्स को इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करने देता है, इट डजेंट केयर अबाउट द फ्लो कंट्रोल। बट टीसीपी और एससीटीपी दोनों फ्लो कंट्रोल को मैनेज करते हैं। सेम कंजेशन में भी यूडीपी नेटवर्क ओवरलोडिंग को कोई कंसर्न नहीं रखता है, बट टीसीपी और एससीटीपी दोनों नेटवर्क ओवरलोडिंग को, कंजेशन कंट्रोल को मैनेज करके चलते हैं। इसके साथ हमारा जो टीसीपी है उसमें एक सिली विंडो सिंड्रोम होता है। अब इसमें क्या है कि जब कई बार ऐसा हो सकता है कि जो हमारा सेंडर है वो बहुत स्लोली डेटा को क्रिएट कर रहा है। ऐसा भी केस हो सकता है कि बाइट बाय बाइट डेटा क्रिएट हो रहा है। तो इस केस में जो टीसीपी है वो अगर हर सिंगल बाइट को ट्रांसफर करवाएगी तो वो बफरिंग के केसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ताकि ये बफरिंग ना हो ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन, टीसीपी को इस केस में वेट करना पड़ता है और बहुत सारे बाइट्स को एक लार्जर ब्लॉक में कलेक्ट करके फिर उसे ट्रांसफर करवाना पड़ता है। तो ये जो टीसीपी को हमें यहाँ पर वेट करवाना पड़ रहा है, इसको हम कहते हैं सिली विंडो सिंड्रोम। सो दिस वाज अनदर पॉइंट फॉर दिस पार्ट। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टीसीपी का कंट्रोल मैनेजमेंट, कनेक्शन मैनेजमेंट। कनेक्शन मैनेजमेंट हमारे पास होता है कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, कि कनेक्शन कैसे सेटअप किया हमने, फिर उस कनेक्शन पे हमने डेटा को कैसे ट्रांसफर करवाया है, एंड देन अब हमारा काम पूरा हो गया है उस कनेक्शन के लिए, तो हम उसको कैसे खत्म कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं। सो मूविंग टू द कनेक्शन मैनेजमेंट, द फर्स्ट पॉइंट इज कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट। तो जो हमारा टीसीपी के रिलेटेड हम ये चीज पढ़ रहे हैं, तो टीसीपी हमारा 3-वे हैंडशेक के थ्रू कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है। इसका मतलब क्या है, लेट्स सी विद दिस डायग्राम। तो टीसीपी क्या करता है, ये हमारे पास हमारा क्लाइंट है, ये हमारा सर्वर है। ओके, सबसे पहले जो क्लाइंट है वो सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है सिंक्रोनाइजेशन के साथ और अपने सीक्वेंस नंबर के साथ। ये जो सीक्वेंस नंबर और सिंक्रोनाइजेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो मैसेज है ये रिप्रेजेंट करता है कि क्लाइंट कह रहा है आई वांट टू कनेक्ट एंड दिस इज माय सीक्वेंस नंबर।
सीक्वेंस नंबर क्यों भेज रहा है? क्योंकि एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करने से पहले जो क्लाइंट और सर्वर है वो दोनों एक सीक्वेंस नंबर पे एग्री करते हैं एंड उसी सीक्वेंस नंबर के थ्रू वो कनेक्शन को, डेटा को एक दूसरे के थ्रू एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्लाइंट क्या कर रहा है कि वो अपनी रिक्वेस्ट दे रहा है कि आई वांट टू कनेक्ट एंड दिस इज माय सीक्वेंस नंबर। अब ये रिक्वेस्ट सर्वर को मिली। अब सर्वर वापस एक मैसेज भेजता है टू द क्लाइंट। ये मैसेज हमारा सिंक्रोनाइजेशन, एक्नॉलेजमेंट और सीक्वेंस नंबर को कंसिस्ट करता है। अब सिंक्रोनाइजेशन कहता है कि आई एम ऑल्सो रेडी टू कनेक्ट। एक्नॉलेजमेंट, हम एक्नॉलेज करवाते हैं क्लाइंट को कि हमें आपकी रिक्वेस्ट मिली है। ओके, तो इस मैसेज के थ्रू हमारा सर्वर क्या कह रहा है कि आई रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट कि मुझे आपकी रिक्वेस्ट मिल गई है। दिस आई एम ऑल्सो रेडी टू कनेक्ट, वो अपना सिंक्रोनाइजेशन दे रहा है, अपना विलिंगनेस दे रहा है कि मैं भी कनेक्ट हो सकता हूं, और दिस इज माई सीक्वेंस नंबर। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन और सीक्वेंस नंबर क्लाइंट भेजता है, सर्वर उसकी एक्नॉलेजमेंट के साथ अपना सिंक्रोनाइजेशन और सीक्वेंस नंबर भेजता है। अब ये क्लाइंट को मिल गया। क्लाइंट अब क्या करेगा, उसको एक्नॉलेज करेगा कि ठीक है, मुझे आपका जो रिप्लाई है वो मिल गया है एंड नाउ वी आर रेडी टू कनेक्ट। ये हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का प्रोसेस था। अब हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। क्लाइंट और सर्वर इसके बाद अपना डेटा ट्रांसफर करता है एक दूसरे को। ठीक है, तो ये जो 3 वे था, पहले क्लाइंट ने सर्वर को बोला, फिर सर्वर ने क्लाइंट को एक्नॉलेज किया एंड अगेन क्लाइंट उसको सर्वर को एक्नॉलेज कर रहा है। सो ये जो 3 वे हैंडशेक है ये इस तरह से बना है। ठीक है, 3 वे हैंडशेक क्या इंश्योर करता है कि दोनों डिवाइसेस कनेक्ट है या नहीं है, दोनों डिवाइसेस रेडी हैं कनेक्ट होने के लिए, डेटा ट्रांसफर करवाने के लिए नहीं, और ये चीज़ भी साथ में सेटअप करता है कि डेटा को किस तरीके से ट्रांसफर करवाना है। ठीक है, तो जो सिंक्रोनाइजेशन वाला और एक्नॉलेजमेंट वाला पार्ट है वो हमारा विलिंगनेस देखता है कि दोनों पार्टीज रेडी है डेटा एक्सचेंज के लिए या नहीं, और जो सीक्वेंस नंबर वाला पार्ट है वो हमारा टर्म सेटअप करने में हेल्प करता है कि डेटा को कैसे ट्रांसफर करवाना है। ओके, दिस वाज कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। इसके बाद हमारा जो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है इसके ऊपर हमारा डेटा ट्रांसफर होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, डेटा दोनों तरफ से सेंड और रिसीव हो सकता है, और साथ में डेटा ट्रांसफर के थ्रू हम हर डेटा पैकेट के साथ अपनी एक्नॉलेजमेंट को अटैच करते हैं। ठीक है, मान लो हमने कोई एक्स डेटा भेजा, ठीक है, क्लाइंट से सर्वर के पास, तो जो सर्वर के पास से रिप्लाई आएगा वो डेटा सेगमेंट और साथ में एक्स की एक्नॉलेजमेंट के साथ आएगा। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, सर्वर ये बता रहा है कि ओके दिस इज द डेटा आई वांट टू सेंड एंड मुझे आपका प्रीवियसली सेंड एक्नॉलेज्ड, प्रीवियसली जो आपने एक्स डेटा भेजा था वो मुझे मिल गया है। सो ये एक्नॉलेजमेंट और डेटा दोनों साथ में ट्रेवल करते हैं ओवर द कनेक्शन। अब डेटा ट्रांसफर के बाद हमारा आता है डेटा कनेक्शन टर्मिनेशन। अब हमें कनेक्शन को क्लोज करना है, हमारा सारा डेटा सेंड हो चुका है। तो इसके हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। पहला हम 3 वे क्लोज यूज कर सकते हैं, दूसरा हम हाफ वे क्लोज यूज कर सकते हैं। तो 3 वे क्लोज में क्या होता है, हमारी जो दोनों पार्टीज है क्लाइंट और सर्वर दोनों एक साथ कनेक्शन को टर्मिनेट करते हैं। इसमें क्या होता है, क्लाइंट एक मैसेज भेजता है, फिन मैसेज। ये फिन मैसेज इंडिकेट करता है कि क्लाइंट कह रहा है कि ठीक है मैंने अपना डेटा भेज दिया है एंड आई एम डन विद सेंडिंग। ठीक है, सर्वर को ये मैसेज रिसीव हुआ, सर्वर इस फिनिश जो ये क्लाइंट ने भेजा था उसके लिए एक्नॉलेज प्रोवाइड करेगा कि ठीक है मुझे आपके जो फिनिश के डिटेल थी वो मिल गई है एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू फिनिश दिस डेटा कनेक्शन। ठीक है, तो सर्वर अपनी साइड से फिनिश और एक्नॉलेजमेंट दोनों मैसेजेस भेजेगा। इसके बाद क्लाइंट ने रिसीव किया एक्नॉलेजमेंट और फिनिश को, तो क्लाइंट उसको वापस ये बताएगा ठीक है मुझे आपका रिप्लाई मिल गया है एंड अब हमारा जो कनेक्शन है वो टर्मिनेट होता है। इसके बाद हमारा जो कनेक्शन है वो खत्म हो जाता है, वो जो पाथ हमने बनाया था, वो जो कनेक्शन हमने सेटअप किया था वो नहीं रहता। ठीक है, तो फिन जो आपको ये प्रोसेस है ना कि क्लाइंट ने फिनिश मैसेज भेजा, फिर सर्वर ने उसको फिनिश मैसेज और साथ में एक्नॉलेजमेंट भेजा एंड देन अगेन क्लाइंट ने उसको एक्नॉलेजमेंट भेजा, ये जो 3 वे कम्युनिकेशन हुआ है इसको हम 3 वे क्लोज कहते हैं। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि हाउ द मैसेजेस आर बीइंग ट्रांसफर्ड। इसके बाद हमारा होता है हाफ क्लोज। हाफ क्लोज क्या होता है कि हमारा हाफ क्लोज तब यूज होता है जब हमारी एक साइड की पार्टी का जो सेंडिंग वाला पार्ट है वो खत्म हो चुका है बट दूसरी पार्टी को अभी भी बहुत सारा डेटा है जो उसे सेंड करना है। ओके, तो हाफ क्लोज में हमारा क्लाइंट क्या कह रहा है कि ठीक है मुझे आपका रिप्लाई मिल गया है एंड आई एम डन विद सेंडिंग। सर्वर को ये बताएगा कि ठीक है मुझे आपका रिप्लाई मिल गया है एंड अब हमारा जो कनेक्शन है वो टर्मिनेट होता है। इसके बाद हमारा जो कनेक्शन है वो
क्लाइंट ने सर्वर को फिनिश मैसेज भेजा कि आई एम डन विद सेंडिंग बट स्टिल आई कैन रिसीव द डेटा, ठीक है, कि मैं अब सेंड नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ रिसीव कर सकता हूं। सर्वर ने क्या कहा कि सर्वर ने उसको डेटा भेजा, साथ में उसको एक्नॉलेजमेंट भेजी कि ठीक है मुझे समझ आ गया कि आप डेटा को सेंड नहीं करोगे, बट आई ऑल्सो हैव सम डेटा राइट नाउ टू सेंड, ठीक है, मेरा अभी सेंड करने का काम, मेरा डेटा अभी खत्म नहीं हुआ है। तो वो डेटा के साथ में उसको एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है और साथ में बाकी सारा जो डेटा है उसको सेंड करता रहता है। अब जैसे उसका डेटा सेंड हो गया है कंप्लीटली, वो सर्वर क्लाइंट को एक फिनिश मैसेज भेजेगा कि आई एम ऑल्सो डन विद सेंडिंग, ठीक है, कि मैंने भी अपना सारा डेटा सेंड कर लिया है। इसके साथ क्लाइंट क्या करेगा, अब उसको ये मिल गया कि सर्वर को भी अब कुछ नहीं भेजना, तो क्लाइंट सर्वर को एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है कि ठीक है मुझे आपका मैसेज मिल गया और अब हमारा कनेक्शन खत्म होता है, कनेक्शन इज क्लोज्ड, ठीक है। तो ये जो चीज थी हाफ वे क्लोज, एक साइड का जो कम्युनिकेशन है वो खत्म हो गया है, दूसरी साइड अभी भी कम्युनिकेट कर रही है, दिस इज हाफ क्लोज। इस तरह से हमारा जो कनेक्शन मैनेजमेंट है वो मैनेज किया जाता है इन टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो दिस वाज आवर ट्रांसपोर्ट लेयर, इसके फंक्शंस, इसके प्रोटोकॉल्स हम सब डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमें सिर्फ बाकी 3 लेयर्स के फंक्शंस को डिस्कस करना है। लेट्स मूव टू इट। नाउ वी हैव द 5th लेयर ऑफ आवर OSI मॉडल, दैट इज सेशन लेयर। सेशन लेयर हमारे बेसिकली जो सेशंस हैं उनको मैनेज करती है ओवर ए नेटवर्क। अब सेशन क्या होता है, हमने अभी पढ़ा कि हम एक पर्टिकुलर डेटा ट्रांसफर के काम के लिए एक पर्टिकुलर कनेक्शन सेटअप करते हैं विया द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये जो एक पर्टिकुलर कनेक्शन सेटअप हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, इसको हम सेशन कहते हैं। ओके, अ कनेक्शन बीइंग एस्टैब्लिश्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज अ सेशन। तो ये जो सेशंस हैं, ये जो हमारे बहुत सारे अलग अलग तरह के जो हमें डेटा ट्रांसफर करवाने हैं, उसके कनेक्शंस को जो मैनेज करती है वो होती है हमारी सेशन लेयर। तो सेशन लेयर के फंक्शंस अब हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है कनेक्शन सेशन का एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, उसका मेंटेनेंस और उसका टर्मिनेशन। ओके, सबसे पहले हमारा सेशन एस्टैब्लिश हो रहा है, तो सेशन एस्टैब्लिशमेंट में हम इनिशिएट करते हैं एंड सेट अप द कम्युनिकेशन बिटवीन 2 डिवाइसेस और सिस्टम्स, ठीक है, जस्ट लाइक आवर कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट इन द ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ दैट सेशन, कि उस सेशन को हमें एक्टिव रखना है, उसमें सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन को एनेबल करना है। तो सेशन में जो भी काम हो रहा है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, उस सबको मेंटेन करना भी हमारा सेशन लेयर का काम होता है। इसके साथ जो सेशन को खत्म करना है, अब हमारा जो डेटा ट्रांसफर करवाना था हमें उस पर्टिकुलर कनेक्शन पे, वो कंप्लीट हो गया है, तो उस सेशन को हमें बंद करवाना होता है, उस कनेक्शन को डिस्ट्रॉय करना होता है। तो ये जो सेशन टर्मिनेशन का काम है, ये भी हमारी सेशन लेयर ही परफॉर्म करती है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है डायलॉग कंट्रोल, कि जब डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो उस पर किस रेट से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, डेटा कैसे ट्रांसफर किया जा रहा है। हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स दोनों सपोर्ट होते हैं। हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स क्या होता है कि डेटा, दोनों पार्टीज डेटा को सेंड भी कर सकती है, रिसीव भी कर सकती है, बट नॉट एट सेम टाइम, वो होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स, ठीक है, कि एक टाइम पे एक डिवाइस या तो सेंड करेगा या रिसीव करेगा। बट फुल डुप्लेक्स में हम क्या करते हैं कि दोनों डिवाइसेस सेम टाइम पे सेंड भी कर सकते हैं डेटा को और रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये जो डेटा फ्लो है ये हमारा सेशन लेयर मैनेज कर देती है विया इट्स डायलॉग कंट्रोल। नेक्स्ट फंक्शन, जब हमारे दोनों डिवाइसेस डेटा का एक्सचेंज कर रहे होते हैं, रिसीव और सेंड कर रहे होते हैं, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि सेम टाइम पे या फिर एक कोऑर्डिनेशन बने दोनों डिवाइसेस में, ताकि डेटा बफर ना हो, डेटा लॉस ना हो, ठीक है। तो वो कोऑर्डिनेशन जो हम सेटअप कर रहे हैं उसको हम सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। और साथ में हम जो डेटा स्ट्रीम है उसमें हम चेक पॉइंट्स को ऐड करते हैं। अब ये लेटर सपोज हमारा डेटा फ्लो हो रहा है, ठीक है, हम इसमें ऐड करते हैं चेक पॉइंट्स को, और इन चेक पॉइंट्स का क्या काम होता है कि लेटर सपोज हमारा कनेक्शन बीच में इंटरप्ट हो गया है, हमारा डेटा अभी कम्प्लीटली ट्रांसफर नहीं हुआ था, बट हमारा कनेक्शन में कोई इंटरप्शन आ गई है। तो इस केस में क्या होगा कि जब हम दोबारा कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर रहे होंगे, दोबारा उसको रिज्यूम करना चाहते होंगे डेटा ट्रांसफर को, तो हम वो जो लास्ट चेक पॉइंट था हमारे डेटा स्ट्रीम में उसको चेक करेंगे और फिर हमारा जो डेटा ट्रांसफर है उस चेक पॉइंट से आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इससे क्या होता है कि हमें पूरा डेटा दोबारा नहीं भेजना होता, हम अपना जो लास्ट चेक पॉइंट है वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं अगर हमारा बीच में कोई कनेक्शन इंटरप्शन हुआ है। सो दिस वाज सिंक्रोनाइजेशन एंड रीसिंक्रोनाइजेशन, ये भी हमारा सेशन लेयर मैनेज करती है।
उसके बाद सेशन रिकवरी। लेट अस सपोज कि हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा था, डेटा ट्रांसफर हो रहा था, वो किसी वजह से फेल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें सिंक्रोनाइजेशन रीसिंक्रोनाइजेशन की हेल्प से हम उस सेशन को दोबारा रिकवर कर सकते हैं और वहीं से वापस से शुरू कर सकते हैं। हमें सब कुछ स्टार्टिंग से शुरू करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा फंक्शन था। इसके बाद हम आते हैं ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। जो हमारी सेशन लेयर है वो ये भी वेरीफाई करती है कि जो पार्टी, जो डिवाइस हमारा एस्टेब्लिशमेंट सेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, वो ट्रू है या नहीं है, कोई फेक यूजर तो हमारा सेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ऑथेंटिकेशन चेक करती है हर डिवाइस की, और ऑथराइजेशन भी चेक करती है कि क्या इस डिवाइस को ये वाली जो डेटा है उसको एक्सेस करने का राइट है या नहीं है। ओके, तो ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स कैन एक्सेस स्पेसिफिक डेटा। तो ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन दोनों को इंश्योर करती है हमारी सेशन लेयर। इसके बाद हम मल्टीपल सेशंस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा सेशन लेयर मैनेज करती है कि बहुत सारे सेशंस एक ही टाइम पे चल रहे हैं, ठीक है। बिटवीन टू सिस्टम्स हमारे बहुत सारे डेटा एक टाइम पे ट्रांसफर हो रहा है, तो वो भी हम अच्छे से मैनेज कर पाते हैं यूजिंग सेशन लेयर। इसके बाद जो हमारे सेशन लेयर है उसके कुछ प्रोटोकॉल्स है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे है नेट बायोस, ठीक है। ये हमारे जो एप्लीकेशंस है उनको नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। PPTP, ठीक है, ये हमारी VPNs में यूज होती है। और रिमोट प्रोसीजर कॉल्स, ये हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है ओवर अनदर सिस्टम, ओवर अनदर नेटवर्क, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल्स आप ध्यान में रख सकते हो। ये हमारा था सेशन लेयर और इसके फंक्शंस। तो यही काम होता है हमारे सेशन लेयर का, टू मैनेज एंड मेंटेन सेशंस। मूविंग टू द सिक्स्थ लेयर ऑफ OSI मॉडल, दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर हमारा ये इंश्योर करती है कि हर डिवाइस पे जो भी हमने डेटा एक्सचेंज किया है वो एक कंपैटिबल और रीडेबल फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेट अस सपोज जो हमारी फाइल थी वो हमने सेंडर साइड पे वर्ड फाइल थी, बट जो रिसीवर है वो सिर्फ PDF फाइल्स को रीड कर सकता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी, प्रेजेंटेशन लेयर इस वर्ड फाइल को PDF फाइल में कन्वर्ट कर देगी एट द रिसीवर्स एंड, ताकि ये रिसीवर उस फाइल को अच्छे से एक्सेस कर सके और रीड कर सके। सो ये हमारा प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। इसके साथ में इसके और भी फंक्शंस हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ। तो पहला फंक्शन है डेटा ट्रांसलेशन, ठीक है। डेटा को ट्रांसलेट करता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जो कि हमारा डिवाइस सपोर्ट कर सकता है, रीड कर सकता है। ओके, तो कन्वर्ट्स डेटा इनटू अ फॉर्मेट बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन अंडरस्टैंड। एग्जांपल ले सकते हैं हम कि स्काई को EBCDIC फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, या फिर हम JPG, PNG और MP3 फाइल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में। तो दिस इज डेटा ट्रांसलेशन। इसके बाद हमारा आता है डेटा एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन में क्या होता है कि हमारा जो डेटा है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। उसको हम पर्टिकुलर एक कोड या फिर उसको एनक्रिप्ट कर देते हैं कि जो डिवाइसेस इसको असाइंड नहीं है, ठीक है, जिन डिवाइसेस को ये डेटा एक्सेस करना अलाउ नहीं है, अब वो इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। तो एनक्रिप्शन इज प्रोटेक्टिंग द डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। और डिक्रिप्शन में हम उस डेटा को दोबारा प्लेन टेक्स्ट में एक नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं एट द रिसीवर एंड, ठीक है। इससे क्या, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन से क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा ट्रांसफर भी हो जाता है, और अगर उस ट्रांसमिशन के बीच में इस टाइम पीरियड में कोई अनऑथराइज्ड डिवाइस उसको एक्सेस करना चाहे डेटा को, वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। सो दिस वाज द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा। इसके बाद हम एग्जाम्पल देख सकते हैं HTTPS, ठीक है। जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो हमारे पासवर्ड्स, हमारे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, इन सबको एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करती है एट सेंडर एंड रिसीवर एंड रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा डेटा कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन। तो कंप्रेशन होता है हमारा रिड्यूसिंग द साइज ऑफ डेटा। लेट अस सपोज कि हमारा जो ट्रांसमिशन केबल है वो इतना हैवी डेटा नहीं ट्रेवल करवा सकती, तो हम उसको कंप्रेस कर देते हैं, उस फाइल को श्रिंक कर देते हैं साइज में। ओके, वी श्रिंक द साइज ऑफ द फाइल, जैसे कि हमारा एग्जांपल जिप फाइल और कंप्रेस्ड वीडियोस एक्सेट्रा। फिर हम उसको ट्रांसफर करवा देते हैं एंड एट द रिसीवर एंड उस कंप्रेस्ड फाइल को दोबारा उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करवा देते हैं यूजिंग अ डीकम्प्रेसर,
ओके हम मोस्टली ऐसा वीडियो फॉर्मेट्स को कंप्रेस कर देते हैं जैसे कि MP4। सो दिस इज डेटा कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन। ये काम हमारा जो प्रेजेंटेशन लेयर है वही मैनेज करती है कि कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, कैसे उसको ट्रांसफर करवाना है, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें। नेक्स्ट इज डेटा फॉर्मेटिंग और सिंटेक्स हैंडलिंग। डेटा फॉर्मेटिंग में हमारा जो डेटा है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि जो डिवाइस है वो अच्छे से उसको रीड कर सके, और ये इंश्योर किया जाता है कि जो हम डेटा ट्रांसफर करवा रहे हैं वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, फॉर्मेट या सिंटेक्स फॉलो करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कोड कन्वर्जन। लेट अस सपोज हमारा एक डिवाइस एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोड को रन करवा सकता है और दूसरा डिवाइस उसको नहीं रन करवा सकता। तो इसमें क्या होता है, हमारा प्रेजेंटेशन लेयर डेटा ट्रांसमिशन के थ्रू उस डेटा को कन्वर्ट कर देती है बिटवीन डिफरेंट एनकोडिंग सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल हम यूनिकोड को एस्काई में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्रोटोकॉल कन्वर्जन। प्रोटोकॉल कन्वर्जन में लेट अस सपोज हमारा सेंडर और रिसीवर दोनों अलग अलग सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं। ठीक है, इसको सेंडर P1 और P2 प्रोटोकॉल यूज करता है, रिसीवर P1 और P3 प्रोटोकॉल यूज करता है। तो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर इन प्रोटोकॉल्स को भी कंपैटिबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज व्हेन डिफरेंट सिस्टम्स यूज इनकम्पैटिबल प्रोटोकॉल्स। अगर दोनों डिवाइसेस के जो प्रोटोकॉल्स है वो मैच नहीं हो रहे हैं तो प्रेजेंटेशन लेयर ये इंश्योर करती है कि दोनों कम्युनिकेट कर पाए, इसके बावजूद कि उनके प्रोटोकॉल्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट मैनेजमेंट था ये हमारी प्रेजेंटेशन लेयर ही मैनेज करती है। दो लास्ट है हमारी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन हमारी टॉप मोस्ट लेयर होती है OSI मॉडल की, और ये डायरेक्टली इंटरैक्ट करती है एप्लीकेशन से या फिर प्रोसेसेस से जो हमारे डिवाइसेस पे रन हो रही है। ठीक है, जो हमारी एप्लीकेशन लेयर है वो हमारा इंटरफेस की तरह काम करती है बिटवीन यूजर और नेटवर्क। ठीक है, लेट सपोज ये हमारा क्लाइंट है। ठीक है, ये एक नेटवर्क है और ये सर्वर है। तो ये जो क्लाइंट को काम करवाना है, ये क्लाइंट एप्लीकेशन लेयर को अपने प्रॉब्लम या फिर अपना काम बताएगा और एप्लीकेशन लेयर इस नेटवर्क को कनेक्ट करेगी और नेटवर्क के थ्रू वो सेंडर तक उस काम को या उस डेटा को ट्रांसफर करवाएगी। ओके, तो एप्लीकेशन लेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द नेटवर्क, इनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड इंश्योरिंग डेटा इज रेडी फॉर यूज। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर का काम होता है कि हर डिवाइस नेटवर्क की जो सर्विसेज है उनको यूज कर सके, सभी डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए, एंड एप्लीकेशन लेयर डायरेक्ट नेटवर्क सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। तो इसके फंक्शंस हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करना टू ऑल दी एप्लीकेशंस। ठीक है, तो एक क्लाइंट है, एक प्रोसेस चल रहा है, एक एप्लीकेशन है, वो नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकता विदाउट एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, क्लाइंट एप्लीकेशन लेयर को कांटेक्ट करता है एंड देन जो एप्लीकेशन लेयर है वो इस क्लाइंट को नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो कि उससे क्लाइंट यूज करके डेटा को ट्रांसफर करवा सकता है, डेटा एक्सचेंज कर सकता है। तो नेटवर्क सर्विसेज के अंदर हमारे पास वेब ब्राउजर्स आ जाते हैं। ठीक है, वेब ब्राउजर, ईमेल क्लाइंट्स, फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम्स, ये सारी चीज हमारी एप्लीकेशन लेयर ही मैनेज करती है। इसके बाद हमारा आता है यूजर इंटरफेस फॉर नेटवर्क एप्लीकेशंस। अब यूजर इंटरफेस की तरह काम करती है एप्लीकेशन लेयर। वो जो यूजर्स हैं, जो हमारे डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, उन सबको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वेब ब्राउजर्स, ईमेल क्लाइंट्स, मैसेजेस, एप्स, एप्लीकेशन टू सेंड एंड रिसीव डेटा, ये सारी चीज़ें, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन लेयर। एंड इन सर्विसेज के थ्रू हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो डिवाइसेज हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं ओवर ए नेटवर्क। इसके बाद हमारी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल सपोर्ट करती है। ठीक है, सपोर्ट्स एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। मतलब बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो हम नेटवर्क पे यूज़ करते हैं फॉर डेटा कम्युनिकेशन, वो सारी चीज़ें भी क्लाइंट एप्लीकेशन लेयर के थ्रू यूज़ करता है। तो कुछ प्रोटोकॉल्स HTTP, ये हमारा वेब ब्राउजिंग प्रोटोकॉल है, ये भी एप्लीकेशन लेयर सपोर्ट करती है। SMTP, POP3, ईमेल कम्युनिकेशन के लिए ये वाले प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। फाइल ट्रांसफ़र के लिए FTP, SFTP यूज़ होता है, और डोमेन नेम रेजोल्यूशन के लिए DNS प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट हमारा आता है रिसोर्स शेयरिंग एंड एक्सेस। ये जो हमारा एप्लीकेशन लेयर है वो मैनेज करता है
रिसोर्सेज को एंड देयर एक्सेस एंड द एक्सेस टू द रिसोर्सेज। ठीक है, एक नेटवर्क है, उस पर बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट उनको जो एक्सेस करना है, जो उनको यूजर्स यूज कर सकता है, वो सारी चीज़ें एप्लीकेशन लेयर ही मैनेज करती है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है डायरेक्टरी सर्विसेज। डायरेक्टरी सर्विसेज में हम मैपिंग नेम प्रोवाइड करते हैं और डायरेक्टरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि हम नेटवर्क पे डिफरेंट रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई या लोकेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास डोमेन नेम सिस्टम होता है। जो DNS है वो हम डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये पता लगाने के लिए कि कौन सी वेबसाइट कहाँ है एक नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, तो टू लोकेट any network resource we use the directory services using the application layer। इसके बाद ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन भी हमारा एप्लीकेशन लेयर मैनेज करती है। ऑथेंटिकेशन मीन्स वेरीफाइंग द आइडेंटिटी इफ द यूजर, इफ द आइडेंटिटी और इफ द रिसोर्स इज ओरिजिनल और नॉट। और साथ में ऑथराइजेशन कि उस यूजर को या फिर उस पर्टिकुलर डिवाइस को ये पर्टिकुलर रिसोर्स एक्सेस करने का ऑथराइजेशन परमिशन है या नहीं है। तो ये जो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन है ये एप्लीकेशन लेयर भी मैनेज करती है। इसके बाद हमारा आता है एरर डिटेक्शन और हैंडलिंग। कि अगर भी कोई भी एरर आता है ड्यूरिंग डेटा कम्युनिकेशन तो एप्लीकेशन लेयर भी एरर मैकेनिज्म्स को सपोर्ट करती है, जिससे कि हम एरर को पता लगा सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं एंड जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र है उसको कम्प्लीटली फंक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा क्या था कि हमारी एप्लीकेशन लेयर डिवाइसेस, क्लाइंट्स और यूजर्स को नेटवर्क से कनेक्ट करवाने में हेल्प करती है एंड उसके ये कुछ फंक्शंस थे जो अभी हमने डिस्कस करे। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर यूनिट 4। इसके साथ हमारा कंप्लीट कंप्यूटर नेटवर्क खत्म होता है एंड हियर इट एंड्स। I hope this video was helpful for you all, and if you really liked the video, please make sure you like, subscribe and comment below. It would be really appreciated. Thank you.